जब देश की सुरक्षा नीति की बात आए तो एंटिसिपेट द वर्स्ट पॉसिबल। जो बुरे से बुरा दूसरा कर सकता है उसके लिए तैयार रहना, यह सुरक्षा नीति का पहला सिद्धांत होता है। अगर जानना हो दूसरों के मंसूबे तो उनकी मुश्किलों पर नजर रखिएगा, क्योंकि कैसी हैं मुश्किलें बता देंगी कि वो क्या क्या कर सकते हैं। 1998 में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा, जो उस समय गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी को। कहा कि जो इलीगल इमिग्रेशन हम ईस्टर्न पाकिस्तान वाली साइड से देख, मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश वाली साइड से देख रहे हैं, उसको केवल आप ह्यूमैनिटेरियन या जेन्युइन नेचुरल रीजंस मत समझिएगा। उसके पीछे हो सकता है ग्रेटर बांग्लादेश का जो सपना, जो काफी पहले से पनप रहा था इन वेरियस पॉलिटिकल सर्कल्स, वो उसका रीजन हो। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस हो सकता है जो अंडर करंट की तरह काम कर रहा हो। जो इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनको पता हो कि ये इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन जो कारण बना रहे हैं, असली एक्चुअली गेम सेट करने वाले तो वही लोग हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो अपने ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हमारे देश से बाहर जाइए। और जो बांग्लादेश के साथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, जैसे कि नदर्न बंगाल और हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहां पर जाकर सेटल हो जाइए। और बॉर्डर स्टेट्स में जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कीजिए। आप तो बेटर, यू कैन से बेटर लाइफ के लिए जा रहे हैं, बट इसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज हो सकता है। जरा मैं कोट करना चाहूंगा इस बुक को, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जुल्फिकार अली भुट्टो। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत को लगता है कि पाकिस्तान और भारत में केवल कश्मीर ही सबसे बड़ा मुद्दा है तो सोचना गलत होगा। ये अपनी किताब में वो कह रहे हैं। कह रहे आसाम भी एक बड़ा मुद्दा है। आप में से कई लोग सोचेंगे आसाम कैसे भाई, लेकिन कह रहे हैं आसाम भी एक मुद्दा है। कह रहे आसाम के अलावा ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका भी मुद्दा है, इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा। यानी कि वेस्ट बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर थी इनकी नजर। कह रहे आसाम को स्ट्रांग करना यह स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होनी चाहिए आसाम की। किसकी? आसाम की नहीं, इनकी, पाकिस्तान की। आप सोचेंगे यार ये तो भले भले लोग लग रहे हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए आसाम। ये अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। अपनी प्रायोरिटी इस वजह से कि अगर यू कैन स्टेशन द डेमोक्रेसी इन दैट एरिया इन सच अ मैनर दैट इट इज इन द हैंड्स ऑफ दैट डेमोग्राफी विच इज इन योर फेवर। आप कहेंगे क्या कह दिया है ये? सीधी बात है कि अगर लोकतंत्र भी है तो जनता से ही तो होता है। अगर जनता है ज्यादा वो जो बांग्लादेशी मूल की है, प्लस आपके कुछ रेडिकल आउटफिट्स वहां पर भी काम कर रहे हो, तो भारत का जो लोकतंत्र है इन स्टेट्स का, उस पर पकड़ ईस्टर्न पाकिस्तान की हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। ये स्ट्रेटेजी इनकी बता रहे हैं। पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता लग रही थी कि पॉपुलेशन जा कहां रही है। जरा मैं एक डेटा आपको शो करता हूं। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 7.5 करोड़, 1974 में ये गिरकर हो जाती है 7.14 करोड़। अगर हम मानकर चलें कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 3.1% है, तो उस हिसाब से भी होनी चाहिए थी 7.7 करोड़। तो भाई ये 60 लाख लोग कहां हैं? वेयर आर दीज पीपल? ये भारत में है, वो इंडिया में चले गए थे। और ये तो केवल मैंने इतने से पार्ट का डेटा बताया है, उसके बाद तो इससे ज्यादा भी हुआ है इन्फ्लक्स। तो जो एस्पिरेशन है ग्रेटर बांग्लादेश की, जरा देखिए कुछ मैप कैसा दिखा रहे हैं कुछ आउटफिट्स। ढाका और ये पूरा इंडिया का पार्ट इन्होंने अपने अंडर ले लिया है। अगर आप में से कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के कुछ रेडिकल आउटफिट्स जो आज प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनने की बात कर रहे हैं, जैसे जमाते इस्लामी जो अंतरिम सरकार में सहयोगी है, कहा गया कि उनके कुछ आउटफिट्स भारत के कुछ लोगों को भड़का रहे थे कि हम प्रेशर बनाएंगे और ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको चोक कर देंगे। अच्छा जी, चोक कर देंगे, मतलब मानना था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी। ये ऐसा कराना चाह रहे थे। अब कैसे ऐसा होगा, मतलब स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट के डेटा के साथ आज आपको बताने वाला हूं। बाय द एंड ऑफ दिस ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। त्रिपुरा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अगर हम बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेशन की बात करें। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या कॉलोनियल पावर्स जिम्मेदार थी?
क्या आज तक जो हम मुश्किलें झेल रहे हैं अपने बॉर्डर पर, उसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जिम्मेदार थी, या फिर साथ साथ वो मुस्लिम लीग और उसके बाद के जो रेडिकल आउटफिट्स हैं वो आज भी मतलब उन्हीं को चैनलाइज कर रहे हैं? मुस्लिम लीग चली गई, लेकिन जो वो तार हैं वो आज तक कनेक्ट हो पा रहे हैं। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अमंग द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अब चाणक्य ने एक बात कही थी, जो आपका पड़ोसी है ना वो एक्सपेंशनिस्ट रहेगा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन सर आजकल तो जमाना यूनाइटेड नेशंस का है, और यूनाइटेड नेशन के अगर आप मेंबर हैं तो यूएन चार्टर में लिखा है कि आप टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये यूएन चार्टर का वायलेशन हो जाएगा। अच्छा जी, जो दुनिया भर में बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं, इन्वेजन्स हो रहे हैं, तो यूएन चार्टर कहां है वहां पर, है कि नहीं? फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे, लेकिन सर रिलेटिव पावर तो देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, ऐसा पॉसिबल भी थोड़ी ना है। देखिए, जब एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन होता है, टेरिटोरियल बाद में होता है। सिविल सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस है उसका एक्सपेंशन उससे पहले होता है। एक वर्ड होता है वर्चस्व, हेजमनी। क्या लगता है आपको, वर्चस्व सबसे बड़ा कहां होता है? पद में, पैसे में, या कहीं और? तो आप कहेंगे हाँ सर पोजीशंस में। अब ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश हमारे यहां की कुछ पोजीशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो अभी मैं आपसे कह चुका हूं कि भाई डेमोग्राफी का जो रास्ता है वो डेमोक्रेसी पर इंफ्लुएंस कर सकता है। तो भाई देखो, जो पोजीशंस है उस पर तो इंफ्लुएंस आ सकता है, ये स्ट्रेटजी तो इनकी सही बैठ सकती है। अच्छा, पैसा, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश, उस पर कहां से पैसा आया? अरे बांग्लादेश हो सकता है एक टूल हो जिससे औरों का भी एडवांटेज हो रहा हो, वो भी एडवांटेजेस पोजीशन में जा रहे हो। जैसे अगर चौक करने की बात कर रहे हैं चिकन नेक कॉरिडोर को, ये जो आइडिया है ग्रेटर बांग्लादेश का, तो भाई साहब ऊपर फायदा किसको होगा? चाइना को। तो चाइना के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है, पैसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब पोजीशन और पैसा ये तो सॉर्टेड लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है बांग्लादेश की, ये मैं उन आउटफिट्स की बात कर रहा हूं जो आउटफिट्स ऐसा चाह रहे हैं सिचुएशन टर्न हो जाए, राइट? लेकिन उससे बड़ी पावर पता है कहां है? वो है थॉट कंट्रोल प्रोसेस। आज आपको पता लगने वाला है कि कैसे कल्चर, लैंग्वेज, दे आर यूज्ड एज टूल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। भाषा और संस्कृति को साइडलाइन न करिएगा, इसको बचाना, मजबूत करना जरूरी होता है। नहीं तो किस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स भी इंफ्लुएंस हो सकती है, चेंज हो सकती है। जो आपके हक हैं वो हो सकता है दूसरे के हक के फेवर में चले जाएं, पता नहीं लगेगा कब बदल जाए। जरा आगे जरा देखते हैं। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में, तो 8वीं देश है बांग्लादेश, 8th, साइज छोटा लेकिन 8th, राइट? और अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज उसके अनुपात में है कम, तो बताइए स्कार्सिटी होगी कि नहीं होगी? अगर जहां पर भी स्कार्सिटी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? अगर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या कोई देश एक्चुअली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यानी कि फिर उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। तो कहा गया कि एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन है कि भाई पॉपुलेशन को शिफ्ट कराओ, अपने यहां पर स्टेबिलिटी लाओ, और अपने यहां पर अगर हो रही हो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो अपनी जनता को एक नया दुश्मन दिखाओ। और वो नया दुश्मन कौन है? वो हो सकता है माइनॉरिटीज हो बांग्लादेश की, जैसे हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक, और इसके बहाने कहा गया कि देखो ये इंडिया इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तो चलो हाथ मिला लो पाकिस्तान से। 1971 से आज, मतलब इतने सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि वो कार्गो की जो एंट्री है, मतलब पाकिस्तान से जो कार्गो आ रहा है, जो डॉक हो रहा है बांग्लादेश के पोर्ट पे, 100% सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो यानी कि भाई कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट दिख रही है यहां पर। अब देखिए, आसाम ये सबसे बड़ा विक्टिम है इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का। ऐसा क्यों? क्योंकि आसाम है मदर स्टेट, यानी कि अगर आप 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो आसाम और बाकी ये हैं 6 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसमें आसाम के पास है पूरे नॉर्थ ईस्ट की 74% पॉपुलेशन। तो अगर आसाम की पॉपुलेशन को कर दिया जाए शिफ्ट, तो मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश एंड बांग्लादेश बेस्ड ग्रुप्स कैन हैव सम इन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी,
बिल्कुल हो सकता है भाई। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो आसाम में बांग्लादेशी मुस्लिम इलीगल इमिग्रेशन, इसका मुद्दा हमेशा से पॉलिटिक्स में रहा है, राइट। आसाम अकॉर्ड कुछ लोगों को शायद याद आ रहा हो, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, तो यहां पर ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, और उस नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में एक बड़ी पॉपुलेशन जो ईस्टर्न पाकिस्तान उस समय था, आज बांग्लादेश, वहां से आए इलीगल इमिग्रेंट हैं। तो यानी कि दोनों जगह पर डायनेमिक्स हैं। अब मैंने कहा कि जब भी हो इंस्टेबिलिटी और आप कुछ करना चाह रहे हो बड़ा चेंज, तो ऐसे में लोगों को एक दुश्मन दीजिए, थ्रेट दीजिए, तभी लोग आपके साथ आएंगे और आपके रेडिकल आइडियाज को भी अपना लेंगे। क्योंकि सीधा सा नियम है भाई, सुरक्षा से बड़ा कुछ होता है क्या? अगर बांग्लादेश का पॉलिटिकल नैरेटिव, बांग्लादेश की मीडिया बताने लग गई कि अरे देखो भारत तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, वही भारत जो कि बांग्लादेश के फेवर में ट्रेड एग्रीमेंट्स रखते आया है, ट्रेड इन ट्रांजिट के लिए भी फेवर देता रहा है, वो भारत जो कहता रहा है कि नॉन रेसिप्रोकल रिलेशन है जी। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब यानी कि नेबरहुड फर्स्ट, हम आपका सपोर्ट करेंगे, बदले में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि बदले में जो विश्वास है वो अपने आप में बहुत कुछ है भारत के लिए। बदले में जो विश्वास है वो अपने आप में बहुत कुछ है भारत के लिए। हालांकि हमारे एक रियलिस्ट स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, मिस्टर सी राजा मोहन, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशली जब आपका रिलेशन आपके नेबर से हो, तो भाई साहब नॉन रेसिप्रोकल कुछ नहीं हो, यू हैव टू बी रेसिप्रोकल। अगर बांग्लादेश के साथ आपके रिलेशन है तो उस रिलेशन में आप बताइए यू आर गोइंग टू डू दिस एंड दे व्हाट यू क्लियरली एक्सपेक्ट फ्रॉम बांग्लादेश। क्योंकि जहां पर भी आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे, केवल गुड इंटेंशन, दिस काइंड ऑफ आइडियलिस्ट फिलॉसफी, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक नाइव स्ट्रेटेजी हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। खैर, अब ये यूनिफाई कर रहे हैं अगेंस्ट कॉमन एनिमी, दैट माइनॉरिटी, दैट इंडिया। तो कैसे? देखिए, जैसे एग्जांपल, चिन्मय दास जी का अरेस्ट हुआ क्यों? इससे पहले जबकि ये खुद बीएनपी यानी कि जो जैसी शेख हसीना की सरकार गई, अवामी लीग की सरकार गई, तो उनकी जो अपोजिशन पार्टी यानी कि बीएनपी, खालिदा जिया, तो खालिदा जिया की पार्टी के लीडर से मिलने गए और कहा कि मैं चाहता हूं कि भाई बीएनपी और जो अदर पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं वो यहां पर कम्युनल हार्मनी के लिए काम करें, यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी माइनॉरिटीज के बीच में सौहार्द की भावना बनी रहे, क्योंकि हम सब यानी कि ये सब बांग्लादेशी ही हैं भाई, बांग्लादेश की मिट्टी में रहते हैं, बांग्लादेश में कमाते हैं, बांग्लादेश में ही सारे एक्टिविटीज करते हैं, तो अपने देश के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। यही बात इन्होंने शो करी। तो आप कहेंगे फिर इनको एंटी नेशनल क्यों कहा गया? तो कहा जा रहा है कि उसका एक रीजन था कि जो बीएनपी पार्टी है उसके ये लीडर थे मिस्टर फिरोज खान, इन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट करी और कहा कि आपने एक रैली निकाली और उस रैली में आपने बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी करी, देश विरोधी नारे लगाए। इनका कहना देश विरोधी नहीं, मैं तो देश को बचाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश है क्या? देश लोगों से ही तो बना हुआ है। अगर लोग ही टूट जाएंगे तो देश टूट जाएगा। तो मैं तो लोगों को साथ लाने की बात कर रहा था, और जहां पर ऐसी एट्रोसिटीज हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, मैं तो उसके खिलाफ बोल रहा था। भाई ये देश के खिलाफ कैसे हो गया? अब इनके जो वकील हैं इनके वकील पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। तो भाई ये किस तरह का जुडिशियल सिस्टम चल रहा है? किस तरह की पुलिस एश्योरिटी है ये जनता के लिए? अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गए त्रिपुरा में। अब जैसे त्रिपुरा में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ इन वजह से, जो वजह मैंने अभी आपको बताई, तो इसके बाद इंडिया से एक बस, मतलब अगरतला, इस वाली टेरिटरी से एक बस जाती है कोलकाता की तरफ, बांग्लादेश में उस पर अटैक हो जाता है। ये भी चल रहा है। अब एक रिएक्शन देखिए, पहले मैं कुछ रिएक्शन बता रहा हूं बीच में, और उसके बाद फिर मैं दोबारा लाऊंगा आपको हिस्ट्री पर, कैसे कॉलोनियल हिस्ट्री और कैसे मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी हिस्ट्री है उसका लिंक है आज के विवादों से, आज के सिक्योरिटी थ्रेट से। अब ये रिएक्शन है कि त्रिपुरा की सरकार ने कहा है कि देखो आप पर ना 135 करोड़ रुपए बकाया है, यानी कि बांग्लादेश 856 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, इस वजह से इलीगल इमिग्रेशन भी होता रहा है, ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे रहे हैं, तो उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो भाई हमारे यहाँ से जो बिजली आपको गई है तो 135 करोड़ रुपए बकाया वो वापस दे दीजिए, क्योंकि इससे हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको नुकसान हो रहा है। अब वो बांग्लादेश कह रहा था कि हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, उन्होंने कहा नहीं इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा। अब इससे फिर एंटी इंडिया रिएक्शन बढ़ने लग गया। तो ये यहां पर चल रहा है। अब जरा थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा आसाम
मदर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, बाकी 6 सिस्टर्स में स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आसाम की स्टेबिलिटी रहे, राइट। जरा समझिए 1826 में आसाम को ब्रिटिशर्स ने अपना पार्ट बना लिया, ब्रिटिश इंडिया का ट्रीटी ऑफ यानदाबू। अब ब्रिटिशर्स ने फिर कोशिश करी कि भाई बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, बंगाल का पार्टीशन। और पार्टीशन में फिर क्या होगा कि भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया है उसको ईस्ट बंगाल कहा, और ईस्टर्न साइड कौन पड़ता है, आसाम। तो अब आसाम में ये चिंता भी हो गई कि भाई एक तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी है ईस्ट साइड बंगाल में, और इधर वेस्ट बंगाल जो ब्रिटिशर्स बनाना चाह रहे थे उस समय पर, वहां पर हिंदूज। तो यानी कि अगर ये आसाम फ्यूज हो गया विद द ईस्ट बंगाल, जो उन्होंने कोशिश करी 1905 में, हालांकि वो कोशिश फिर रंग नहीं ला पाई क्योंकि उसके बाद उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो आसाम को वहां पर भी थ्रेट था। और यही पॉइंट आसाम की पॉलिटिक्स में आज तक रहता है। थ्रेट था कि जो इंडिजिनस असमीज पॉपुलेशन है भाई उनकी तो आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगी, तो वो चाहते थे कि भाई हमारी तो सेपरेट एंटिटी बनी रहे। इसलिए 1911 में फिर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल कर दिया गया, स्वदेशी मूवमेंट। नाउ अब ब्रिटिशर्स ने जो आसाम का जो लोअर वाला पार्ट है वहां पर इन्होंने टी गार्डन्स लगाने स्टार्ट किए। तो इसके लिए इन्होंने फिर स्टार्ट किया कि भाई इमिग्रेशन हो बाकी जगह से इस एरिया में, जिससे कि लिबरल्स मिल सकें। अब इसमें से ज्यादातर जो इन्फ्लक्स था कहां से था, भाई ईस्टर्न वाली साइड से होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन देखिए ना आप, तो यहां से इन्फ्लक्स होगा ना, यहां से, क्योंकि ये है अगर आसाम तो भाई यहां से ज्यादा लोग आ पाएंगे, तो यहां से ज्यादा लोग आएंगे लोअर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम्स की जो संख्या है प्रोपोर्शन में वो बढ़ेगी। अब प्रोपोर्शन में बढ़ने से आगे जाकर मुस्लिम लीग को फायदा होगा कि नहीं होगा आसाम की पॉलिटिक्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। तो देख रहे हैं कैसे ब्रिटिशर्स की एक इकोनॉमिक पॉलिसी मुस्लिम लीग के लिए एक पॉलिटिकल एडवांटेज बन जाती है। मुस्लिम लीग अपनी आवाज बुलंद करती है, और उस समय पर तो इनका यह मानना था कि आसाम शुड बी पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। अच्छा जी, आसाम शुड बी पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल, ये कह रहे थे। कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि ऐसा करते हैं, आसाम और जो पूरा बंगाल है उसको एक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग रखेंगे, सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं चलाएंगे। हालांकि उस समय जैसे सिलेट है ना जगह जहां पर रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद फिर वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन गया था और आज वो बांग्लादेश का पार्ट है, तो वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस होता था, यानी कि ब्रिटिशर्स अलग से एक ऑफिसर के थ्रू कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पर जब ये अगर ये ग्रुपिंग हो जाती तो फिर जब बंगाल के डिवीजन की बात होती तो आसाम का एक बड़ा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग क्लेम कर पाती। तो ऐसे में सामने आए उस समय के फेमस आसाम कांग्रेस के लीडर गोपीनाथ बोरदोलोई जी। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आसाम को आप अलग एंटिटी मानिए। जो पार्टीशन की आप बात करें, आप बंगाल की बात कीजिए, बंगाल में है एथनिसिटी का एंगल, बंगाली एथनिसिटी, चाहे वो हिंदूज हों मुस्लिम्स हों, एथनिकली बंगाली हैं, बंगाली भाषा, बंगाली कल्चर, बंगाली लिटरेचर। तो उन्होंने कहा आसाम अलग है तो आसाम को अलग रखिए। तो ये भी इनकी सूझबूझ थी कि आसाम अलग से एक एंटिटी कंटिन्यू रहा। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में आपको अपडेट दे दूं। आप में से जिन लोगों का इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस में, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन स्टडी IQs PSR प्रोग्राम। मैं कंप्लीटली उसको पढ़ाता हूं। P2I प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने सोचा है सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना है, IAS IPS IRS बनना है। तो एक कोर्स जो आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा, आपका जो स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच जाएगा, 18+ बुक्स, आपका GS फाउंडेशन कोर्स, फिर सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स, फिर मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें कि आप ऑफलाइन तैयारी करेंगे। ऑफलाइन की कोई अलग से फीस नहीं होगी, प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, ऑफलाइन आप दिल्ली में आकर पढ़ेंगे और आपका फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय स्टडी IQ। देन आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो अगर आप 26 में प्लान कर रहे हैं तो दिस बैच, एंड अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में 27 प्लान कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। त्यागी लाइव कोड करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, स्टडी IQ का एक स्टडी IQ स्किल्स एक अलग से वर्टिकल है, वहां पर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स इसके भी कोर्सेज आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो UPSC को परस्यू नहीं कर रहे हैं, दे आर इन प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इन दो सेक्टर में। सबको ये बात पता है 2030 तक तो बूम हो रहा है, और जिस तरफ बूम है, गुड पैकेजेस हैं, तो उस तरफ हम चाहते हैं स्टडी IQ कि आपको वहां पर भी एक करियर में आपकी ग्रोथ में हम हेल्प कर सकें। तो यू कैन ज्वाइन दिस त्यागी लाइव कोड यूज करके, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब जरा कुछ डेटा देख लीजिए कि अगर हम 10 सालों की बात करें तो इस रीजन में कम्युनिटी वाइज डेटा में क्या डिफरेंस आया। तो जरा देखिए कि हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो 10 सालों में 30% के आसपास ग्रोथ हुई,
लेकिन जो मुस्लिम्स हैं, जिसमें कि प्राइमरली बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेंट्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन जिसका हुआ, तो उनकी 130% थी, 130%। और देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बताते हैं। 1991 के सेंसस में 4 डिस्ट्रिक्ट, धुबरी, ग्वालपारा, बारपेटा, हलाकांडी, और तो मतलब ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पहले मतलब मुस्लिम्स की मेजोरिटी नहीं थी, फिर मुस्लिम मेजोरिटी हुई, और प्राइमरली इसमें क्या है, बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेंट्स हैं। ऐसे यहाँ पर नगांव और करीमगंज 1998 में। तो यानी कि जो स्ट्रेटजी हमने शुरुआत में बात की थी कि कुछ बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेंट्स अगर वो यहाँ पर अपने कागज बनवा लेते हैं, स्थापित हो जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेटजी कहीं काम कर पाएगी। अब जरा त्रिपुरा की बात करते हैं। मैंने कहा सबसे सेंसिटिव ये, देखिए 856 किलोमीटर, यहां से देखिए 856 किलोमीटर, तो एक तरीके से ये तो हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये सारी साइड जो है, तीनों साइड ये बांग्लादेश में पड़ रही हैं। तो इस वजह से बांग्लादेश के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड तो होगा ही, लेकिन साथ में पॉपुलेशन का आना जाना और फिर इलीगल इमिग्रेशन यहां पर हो जाएगा। और इसका थ्रेट तो आज के टाइम पर हुआ, लेकिन इसका कनेक्शन देखिए पास्ट में कैसे है। क्योंकि त्रिपुरा जहां पर एक समय पर मेजोरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, चीजें बदली। जैसे मणिक्या डायनेस्टी थी त्रिपुरा किंगडम के अंदर, तो इन्होंने सोचा कि यार अपनी इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो हमें बाहर से लोग तो चाहिए, बिना लोगों के कैसे अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। तो ऐसे में जो नॉन ट्राइबल रीजन्स थे, जो आज के टाइम पर बांग्लादेश का पार्ट है, वहां से इन्होंने लोगों को बुलाया। अब जब वो लोग आए तो अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए, जैसे बंगाली भाषा, अपना कल्चर लेकर आए। तो ग्रेजुअली त्रिपुरा में जो बंगाली भाषा थी वो प्रोमिनेंट हो गई, वही कल्चर प्रोमिनेंट हो गया। अब ऐसे में जो ट्राइबल्स थे उनको थ्रेट भी हुआ, लेकिन थ्रेट उसके बाद उनके पास चॉइस क्या थी, तो यहां पर हुआ डेमोग्राफिक इन्वर्जन। फाइनली इन्होंने यही अपना लिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहां पर जो रॉयल फैमिली थी यहां त्रिपुरा की, उन्होंने भी इसी लैंग्वेज को अपना लिया। अपनी लैंग्वेज को प्रोग्रेस करा ही नहीं पाए, और उसका एक रीजन क्या था, जो रिटन स्क्रिप्ट है, इसमें जो लिटरेचर है उसकी कमी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कल्चर और लैंग्वेज, इसका अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होता है। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद अब जो ईस्ट बंगाल है वो तो भाई ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो त्रिपुरा में एक बड़े तर्ज पर इलीगल इमिग्रेशन हुआ, और उस इलीगल इमिग्रेशन में अब पॉपुलेशन में और ज्यादा डिफरेंस आ गया। एक समय पर 93% पॉपुलेशन, 1947 की बात करें, 93 पॉपुलेशन जो है वो त्रिपुरा की अपनी पॉपुलेशन थी, ट्राइबल पॉपुलेशन। लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रेजुअली कितनी हो गई, 23%, तो 23% हो गई। तो इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट है। 1971 के बाद तो इन्फ्लक्स और ज्यादा बढ़ गया और इक्वल टू पॉपुलेशन हो गया। जरा डेटा देखिए, फिगर है 7 लाख रिफ्यूजीज रिसाइडिंग इन कैंप्स। और आपको बता दूं, इसमें भारत सरकार की प्रो रिफ्यूजी पॉलिसी भी एक बड़ा कारण थी। आप कहेंगे ऐसा हमने रीजन था क्योंकि हमें ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में सपोर्ट करना था, और बांग्लादेश में हो रही हैं यातनाएं, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में हो रही थी यातनाएं, तो भारत को अपना ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड भी तो लेना था वर्ल्ड में। तो भाई आप उसमें क्या कर रहे हैं, हमने कहा देखो हम रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे में 7 लाख के आसपास रिफ्यूजीज ऐसे थे जो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, और कहा गया कि 8 लाख के आसपास ऐसे थे त्रिपुरा के अपने रिलेटिव्स के पास रह रहे थे। क्यों? क्योंकि बताया आपको, क्योंकि बॉर्डर्स आर पोरस, राइट, तो रिलेशंस हैं, कल्चर कनेक्शन है। तो यानी कि करीब 15 लाख तो हो गए वो लोग जो 1971 के दौरान, जब ये यहाँ पर लिबरेशन वॉर हो रहा है, उस दौरान इंडिया में आए। और उस समय खुद जो त्रिपुरा की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो थी 15.36382, तो यानी कि मतलब 15 लाख के आसपास खुद त्रिपुरा की पॉपुलेशन जो वहां के लोग हैं, और 15 लाख बाहर से आ गए। तो भाई साहब इसको हम डेमोग्राफी का एक बड़ा चेंज कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई हम रिहेबिलिटेट करेंगे। अब रिहेबिलिटेट कैसे करोगे, आपको लैंड दिलाना पड़ेगा तभी तो होगा। तो लैंड के लिए यहाँ पर कुछ जो फॉरेस्ट लैंड था उसको कहा कि भाई ये वेस्ट लैंड है, और वेस्ट लैंड में फिर हमने एलोकेशन भी स्टार्ट करी। यहाँ पर एक ये सिस्टम भी चला, धक्कल बिक्री। तो हुआ क्या कि जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन थी, कहा कि आपको रिसीट मिल जाएगी और आपको हक है कि आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं अपना लैंड। देखिए आज के टाइम पर अगर आपको पता हो, शेड्यूल्ड एरियाज में आप लैंड ट्रांजैक्शन विद नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, इट इज टफ, राइट, एक्सेप्शनल केसेस मान लीजिए। तो यानी कि उस समय पर तो ऐसी सिक्योरिटी थी नहीं। इस तरीके की वजह से आराम से जो इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन थी उसको लैंड भी मिलता चला गया। फिर मनी लैंडर्स, जो इस एरिया के मनी लैंडर्स थे, वो 100% 100% इंटरेस्ट रेट पर मतलब उधार दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि अच्छा दे नहीं पाए, चलो अपना लैंड दे दो। तो एक तरीके से जो
त्रिपुरा की अपनी पॉपुलेशन थी कमजोर होती चली गई। उसने तो अपनी जमीनें भी गवा दी, कल्चर भी गवा दिया। 1968 में फाइनली जो इस एरिया के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट जो एडिशनल कमिश्नर थे उनसे कहा कि यार इतनी सारी कंप्लेन आ रही है कि त्रिपुरा के अपने लोग अपनी जमीन भी गवा रहे हैं, जरा इसकी जांच करो। जांच में पाया गया कि 80% के आसपास जो लैंड है कंचनपुर एरिया में, नॉर्थ त्रिपुरा में, वो तो नॉन ट्राइबल्स ने ही ग्रैब कर लिया है। कुछ जो रूल्स बने भी हुए थे ट्राइबल्स की सुरक्षा के लिए, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनली एक टास्क फोर्स भी बनी थी, मोबाइल टास्क फोर्स। और देखिए 1974 से 2006 के बीच में ये कमेंडेबल जॉब है, 1,78,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट भी किया गया बांग्लादेश में। तो यानी कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ, लेकिन क्या वो काफी था? अब जो रीसेंट पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, अब इसमें ये आइडियोलॉजिकल जो कनेक्शन है कि ग्रेटर बांग्लादेश चोक कर देंगे इस आपके चिकन नेक कॉरिडोर को, क्या आपको लगता है ये एक नया आइडिया है? नहीं, देखिए इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन है। कैसे मुस्लिम लीग भी डिमांड कर रही थी आसाम की, कैसे वो मान रही थी कि ये हमारी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, राइट? तो उसी को ये आज चैनलाइज कर रहे हैं। जैसे चोकिंग चिकन नेक कॉरिडोर कैसे करोगे, ये बताया आपको। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में बातें चल रही थी कि इस तरीके से हम प्रेशराइज कर देंगे और प्रेशर से हम अपनी डिमांड्स को मनवा लेंगे। सोवरेन नेशन को प्रेशर करने की बात चल रही। नैरो कर देंगे चिकन नेक कॉरिडोर को बाय पुटिंग प्रेशर वाया डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। और डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी? दो स्ट्रेटजी है। पहला, म्यांमार से जो रखाइन स्टेट है वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स बीइंग परसिक्यूटेड इन कॉन्फ्लिक्ट विद जो बुद्धिस्ट फोर्सेस हैं, यानी कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री म्यांमार और वहां की जो मिलिट्री है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से रोहिंग्या पॉपुलेशन बांग्लादेश में प्रेशर बना रही है, बांग्लादेश में आ रही है रिफ्यूजीज, और फिर वहां से किस तरफ आ रहे हैं? इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इंडिया के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ट्रबल? नदर्न वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट्स। और नदर्न वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट्स क्यों क्रूशियल है? चिकन नेक कॉरिडोर। तो वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स प्लस जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स है उनकी पॉपुलेशन का बढ़ना आपको नहीं लगता एक सिक्योरिटी थ्रेट है? ये देखिए मैं इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा था, राइट? नाउ मुस्लिम स्टार्टेड सेटलिंग इन दीज पॉकेट्स। गोरखा जो आपकी हिल्स हैं उनके पॉकेट्स, मतलब उनके जो साइड में जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर सेटल हो रहे हैं, सिक्किम तक में जा रहे हैं। और ऐसे में एक तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, मैं दोबारा इस बात को बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि हर कोई इसी मंसूबे से आया हो, लेकिन जो उनको पुश कर रहे हैं, जो ऐसा माहौल बना रहे हैं, उनके बीच में कई रेडिकल आउटफिट्स, एंड दे आर गोइंग टू यूज देम एज टूल्स टू गेट देयर स्ट्रेटेजिक एम टू चॉक द कॉरिडोर, प्रेशराइज इंडिया ऑन द बिहेस्ट ऑफ अदर फॉरेन पावर्स। ये एक गेम है। जैसे शेख हसीना जी गई, उसके बाद हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन्होंने भी स्टेप अप किया अपनी सिक्योरिटी। जैसे मेघालय 443 किलोमीटर का बॉर्डर है, मेघालय ने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि नाइट में ही कई बार इन पोरस बॉर्डर्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेंट्स आते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं, वैसे अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने भी, जैसे असम राइफल्स हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स को स्टेप अप कर दिया है कंसिडरिंग दिस सिचुएशन। लेकिन कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं दैट वी शुड नॉट कंसिडर दिस प्रॉब्लम टू बी कि ये एक टेम्पररी इशू है, रिजॉल्व हो जाएगा, बांग्लादेश के अंदर का इशू है। नहीं, अगर आपके पड़ोस में स्थिति बदल रही है तो स्थिति कब आपकी स्थिति बदलते पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में वी शुड बी वॉचफुल ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ बांग्लादेश एंड वी शुड बी मेकिंग एफर्ट्स टू हैव स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश, क्योंकि अगर वहां पर स्टेबिलिटी होगी तभी हम नॉर्थ ईस्ट में जो इलीगल इन्फिल्ट्रेंट्स हैं उनके खिलाफ, जैसे इससे पहले बांग्लादेश की सरकार भारत की सरकार के साथ मिलकर, हमारी फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन करती थी, तभी हम वो ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश के रेडिकल आउटफिट्स हैं, अगर ये मजबूत होते हैं तो समझ लीजिए कहीं और ऐसे सर हैं नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो भी अपना सर उठा लेंगे। तो इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आप कह सकते हैं, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करा तो यानी कि हमारी सिक्योरिटी का मैटर है। तो इंडिया की सिक्योरिटी अगर है तो अल्टीमेटली बांग्लादेश को यह भी पता है कि बांग्लादेश कैन नॉट कंसिडर इंडिया एज इट्स एनिमी, तो उसको अपने डिप्लोमेटिक रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। अगर जमात इस्लामी या बीएनपी के कुछ ऐसे कार्डर्स हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो उनको समझना इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बांग्लादेश और फॉर इंडिया। जाहिर सी बात है, अगर इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो जाहिर सी बात है इंडिया इज गोइंग टू टेक सर्टेन एक्शंस व्हिच मे नॉट बी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और
क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है, एग्जामिन द सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। आपके क्या ओपिनियन है इस इशू पर? यू कैन शेयर इन कमेंट्स।